क्लासिफिकेशन ऑफ ए प्लांट डिजीज। ठीक है, तो देखिए विश्व में लगभग 30,000 से अधिक प्रकार के रोगों के बारे में हमने अब तक जानकारी प्राप्त कर ली है, जिनमें से 5,000 जो प्लांट डिजीज है वो कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। इतने ब्रॉड स्तर पर लाइट कर दे, इतने ब्रॉड स्तर पर अगर अपने प्लांट डिजीज की बात करें, इतने ब्रॉड स्तर पर अगर अपने प्लांट डिजीज की बात करें तो इनका क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो अपने को पता नहीं चलेगा कौन से फंजाई के द्वारा होते हैं, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, कौन से वायरस के द्वारा होते हैं, और कौन से खनिज तत्वों की कमी के कारण, न्यूनता के कारण प्लांट डिजीज उत्पन्न होते हैं। तो इसमें लिखिए पादप रोगों की, देखिए क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्यों आवश्यक है? जंतुओं का हो, पादपों का हो, डिजीज का हो, क्लासिफिकेशन है क्यों जरूरी? सिंपल सा ध्यान रखना, सुव्यवस्थित अध्ययन करने के लिए क्लासिफिकेशन आवश्यक है। अपने को एनिमल का अध्ययन करना है, अपने को नहीं पता कि कौन से रेप्टाइल है, कौन से एवीज है, कौन से मेमेलिया है, कौन से एम्फीबिया है, अपने कैसे उनका क्लासिफाई करेंगे, कैसे उनका वर्णन करेंगे? अपने पक्षियों के साथ स्तनधारियों का अध्ययन कर लेंगे क्या? ठीक इसी प्रकार अगर अपने प्लांट का अध्ययन करना है तो अपने को नहीं पता ब्रायोफाइट कौन से, टेरिडोफाइट कौन से, जिम्नोस्पर्म कौन से और एंजियोस्पर्म कौन से, तो सुव्यवस्थित तरीके से इनका अध्ययन करने के लिए क्या जरूरी हो जाता है, क्लासिफिकेशन जरूरी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर अपने प्लांट डिजीज के बारे में अपने को ये नहीं पता कि ये रोग कारक कौन सा है, किस रोग कारक की प्रेजेंस के कारण प्लांट डिजीज उत्पन्न हो रहा है, तो फिर उसका विस्तृत अध्ययन नहीं कर पाते। क्योंकि बैक्टीरिया जनित रोगों में, वायरस जनित रोगों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सिमिलरिटी होती है आपस में। विषाणु जनित रोग है तो वो कहीं ना कहीं सारे एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड होते हैं, वायरस जनित रोग है तो वो भी कोरिलेटेड होते हैं। तो इनका सुव्यवस्थित अध्ययन करने के लिए अपने क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। पादप रोगों के सुव्यवस्थित अध्ययन के लिए, सुव्यवस्थित अध्ययन के लिए, सुव्यवस्थित अध्ययन के लिए वर्गीकरण किया जाता है। पादप रोगों के सुव्यवस्थित अध्ययन के लिए वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। अगला चलिए, प्लांट क्लासिफिकेशन के निम्न प्रमुख आधार है। प्लांट क्लासिफिकेशन के निम्न प्रमुख आधार हैं, तो किस आधार पर इनको हम बांट सकते हैं? निम्न प्रमुख आधार हैं। पहला लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन होस्ट, परपोषी में प्रभाव के आधार पर, परपोषी में प्रभाव के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन होस्ट, परपोषी में प्रभाव के आधार पर देखिए यहाँ होस्ट कौन सा होगा, कोई प्लांट जिसके अंदर डिजीज उत्पन्न हो रही है वह क्या होगा, होस्ट होगा। वह उस प्लांट के कौन से पार्ट को इफेक्टेड करता है उसके आधार पर अपने क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पत्तियों को इफेक्टेड कर सकता है, पुष्पक्रम को कर सकता है, फल को कर सकता है, या पुष्प को कर सकता है, जड़ को कर सकता है। तो कौन से प्लांट पार्ट को ये पादप रोग प्रभावित करता है, नंबर एक बात। नंबर दो, क्या उस रोग कारक के द्वारा पूरा प्लांट इफेक्टेड होता है, या फिर उस पादप का कोई विशेष उत्तक या कोई अंग प्रभावित होता है। तो इस आधार पर अपने इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। 10 लगा के लिखिएगा, यदि पौधे के किसी अंग, यदि पौधे के किसी अंग या किसी भाग पर रोग का प्रभाव पड़ता है, अंग या किसी भाग पर रोग का प्रभाव पड़ता है, तो इसे
स्थानीय रोग कहते हैं, स्थानीय रोग कहते हैं। परंतु यदि पूरा पादप शरीर रोग से प्रभावित होता है तो इसे सर्वांग रोग कहते हैं। सर्वांग रोग कहते हैं। जैसे श्वेत कीट रोग की कोनिडियल अवस्था, श्वेत कीट रोग की कोनिडियल अवस्था, ये किस में आ जाएगी? स्थानीय में आ जाएगी। कोनिडियल, कोनिडिया के द्वारा होता है, ब्रैकेट में लिखना स्थानीय, स्थानीय। तथा बाजरे का हरित बाली रोग, बाजरे का हरित बाली रोग, ब्रैकेट में लिख लेना सर्वांगी। तो देखिए प्रपोषिक के कौन से भाग को रोग कारक प्रभावित करता है, इसके आधार पर अपने दो भागों में से डिवाइड कर देंगे। एक तो हो जाएगा स्थानीय और दूसरा हो जाएगा सर्वांगी। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्थानीय में उस प्लांट का कोई भी एक पार्ट इफेक्टेड होता है, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, कोई भी भाग प्रभावित हो सकता है, जबकि यहाँ पूरा प्लांट ही रोगग्रस्त होगा। ठीक है। दूसरा इसका बेस लिखिए, स्प्रेड एंड पिपिचुएशन, रोगों के प्रसार व निरंतरता के आधार पर, रोगों की प्रसार व निरंतरता के आधार पर, रोगों के प्रसार व निरंतरता के आधार पर। अब देखिए ध्यान दीजिए, रोगों का प्रसार, रोग कारकों के द्वारा रोग उत्पन्न होता है। उन रोग कारकों का पौधे तक संचरण किस घटक के द्वारा होता है? वो क्या होगा? उसके एक माध्यम होगा। वो वायु हो सकती है, वो मृदा हो सकती है, वो बीज हो सकता है। जो कोई भी पार्ट उस होस्ट तक, परपोषित तक उस रोग कारक को लेकर जाएगा, उसे हम क्या कह देंगे? रोग वाहक कह देंगे, या रोग का संचरण करने वाला माध्यम कह देंगे। उसके आधार पर अपने रोग किस प्रकार से प्रसारित हो रहा है, उसके आधार पर अपने तीन भागों में रोगों को बांटते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मैं लिख रहा हूं, लिख लीजिएगा। पहला पार्ट हो जाएगा आपका मृदोड रोग। मृदोड रेखा चित्र बना लीजिए जैसे मैं बना रहा हूं, मृदोड रोग। दूसरा आपका हो जाएगा बीजोड रोग, सीड बोर्न डिजीज। और तीसरा आपका प्रकार हो जाएगा वातोड, एयरबोर्न डिजीज। अब देखो भाई, मृदोड में परिभाषा बता दीजिए। मृदोड की परिभाषा, सोयल बोर्न डिजीज की परिभाषा खुद से ही बनाइए। ऐसे रोग जो किसके द्वारा फैलेंगे? मृदा के द्वारा। ऐसे रोग जो किसके द्वारा फैलेंगे? बीजों के द्वारा। ऐसे रोग जो किसके द्वारा फैलेंगे? वायु के द्वारा। ठीक है। तो वायु के द्वारा प्रसारित होने वाले रोगों को अपने क्या नाम दे देंगे? वातोड रोग। बीजों के द्वारा संचरण करने वाले रोगों को क्या कह देंगे? बीजोड रोग। और
मृदा के द्वारा संचरण करने वाले रोगों को क्या कह देंगे, मृदोड रोग के नाम से जानते हैं। तो इसी के नीचे लिख लीजिए, पूरी परिभाषा मैं नहीं लिखवा रहा, खुद से ही बना के एग्जाम में लिख लेना। मृदा द्वारा, ये किसके द्वारा होते हैं, बीजों द्वारा। देखिए शॉर्ट नोट्स में आपको ना इसी प्रकार से लिखवाया जाता है, बीजों के द्वारा प्रसारित होने वाले रोगों को बीजोड रोग कहा जाता है। डेफिनेशन खुद से बनानी होती है। और इनका प्रसार किसके द्वारा होगा, वायु के द्वारा। ठीक है, एग्जाम्पल याद रख लीजिए। मृदोड में होता है आपका बाजरे का हरित बाली रोग, बाजरे का हरित बाली रोग। अब देखिए ये किस में आ गया, सर्वांगी में भी आया है, क्योंकि ये पूरे के पूरे प्लांट को क्या करता है, इफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है। और दूसरा उदाहरण लिख लीजिए, हल्दी के राइजोम का गलन रोग, हल्दी के राइजोम का गलन रोग, गलन रोग। बिजोड़ में लिख लीजिए गेहूं का सलतकंड रोग, गेहूं का सलतकंड रोग। और वातोड़ में गेहूं का काला कीट रोग, गेहूं का काला कीट रोग, काला कीट रोग। कहाँ संचरण होता है इसका, देखिए गेहूं पर्वतीय क्षेत्रों पर भी उगता है और मैदानी क्षेत्रों पर भी उगता है। तो मैदानी क्षेत्रों पर जो गेहूं पाया जाता है ना, इस गेहूं के अंदर सामान्यतः जो रोग का प्रसार होता है ये पर्वतीय स्थलों पर पाए जाने वाले गेहूं के द्वारा होता है। कैसे, हवा जब चलती है तो अब शीतलहर शुरू होगी ना, कहाँ से आ रही है, अपने यहाँ पे तो बहुत कम बर्फबारी है। कहाँ देखिए आप रास्ते में पड़ी है सिलियाँ, उस हिमपात हो रहा है, खूब सारी बर्फबारी हो रही है। लेकिन आपके जो उत्तरी क्षेत्र अपने नज़दीक लगता है ना, कश्मीर वगैरह, तो वहाँ पे तो बर्फबारी हो रही है और वो हवाएं जब अपने तक पहुँचती है तो वो यहाँ पे ठंडक पैदा करती है। इन हवाओं के साथ रोग कारकों का संचरण पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की तरफ हो जाता है, क्योंकि गेहूं वहां और अपने यहाँ उगाने की ऋतु में क्या होता है, अंतर होता है। तो इस अंतर के कारण ये रोग वर्ष भर मैदानी क्षेत्रों में बना रहता है। ठीक है, तो ये प्रसार व निरंतरता के आधार पर प्रकार होगी। तीसरा लिखिए, रोग के लक्षण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ए सिम्टम ऑफ डिजीज, रोग के लक्षण के आधार पर। रोग के लक्षण के आधार पर अब लक्षण के आधार पर अपने कीट हो गया, कंड हो गया, मलानी, अंगमारी, कैंकर, ये सारे के सारे किस आधार पर आ जाएंगे, अपने लक्षणों के आधार पर हो जाएंगे। अब लक्षण कहाँ प्रकट हो रही है, जड़ पे हो रही है, तने पे हो रही है, पत्ती पे हो रही है, फल पे हो रही है या फिर पुष्प पे हो रही है, इसके आधार पर अपने इसका क्लासिफिकेशन दिया जाता है। तो इसमें लिखिएगा, रोग से प्रभावित पादप, रोग से प्रभावित पादप अथवा पादप भाग पर, अथवा पादप भाग पर प्रकट होने वाले लक्षणों के अनुसार रोग निम्न प्रकार के होते हैं। रोग निम्न प्रकार के होते हैं। रोग निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए कीट रोग, अरस्ट के नाम से इसे हम जानते हैं।
कीट रोग कैसे दिखाई देता है बताओ, 10 लगा के लिखिए। तने या पत्तियों, तने या पत्तियों पर लाल भूरे या काले रंग की पिट्टिकाएं चकते से दिखाई देती है। लाल भूरे या काले रंग की पिट्टिकाएं, पिट्टिकाएं, पिट्टिकाएं। और उदाहरण लिख लीजिए, गेहूं का काला कीट, गेहूं का काला कीट, काला कीट। तो ये रस्ट के दौरान क्या होगा, धब्बे से दिखाई देंगे, पिट्टिकाएं ऐसी चकती सी दिखाई देगी, ठीक है। तो इसे हम क्या कह देंगे, कीट रोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला प्रकार लिखिए, कंड समट के नाम से इसे हम जानते हैं। दो प्रकार का होता है ना, आवृत और अनावृत, दोनों से क्या तात्पर्य, अगर बनने वाले घेरे के चारों तरफ वलय या रिंग प्रेजेंट हो तो इसे हम क्या कह देंगे, आवृत के नाम से जानते हैं। और वलय या रिंग प्रेजेंट नहीं हो तो इसे हम क्या कह देंगे, अनावृत के नाम से जानते हैं, ठीक है। कंड में डैश लगा के लिखिए, कोयले के बारीक चूर्ण के समान, चूर्ण के समान पुष्पीय अंगों पर, पुष्पीय अंगों पर काला या बैंगनी काला चूर्ण बनना, जौ का आवृत, गेहूं का अनावृत, मतलब बिखरा हुआ चूर्ण है ना, जिसके चारों तरफ वलय या रिंग प्रेजेंट नहीं है, उसे हम क्या कह देंगे, अनावृत कह देंगे। और अगर चारों तरफ रिंग प्रेजेंट है चूर्ण के तो इसे हम क्या कह देंगे, आवृत के नाम से जानते हैं। अगला प्रकार लिखिए, मलानी रोग, विल्ट, क्या होगा भाई, हाँ मुरझाया हुआ भाग दिखाई देगा। तो लिखिए, प्रभावित अंग, प्रभावित अंग मुरझाया हुआ, प्रभावित अंग मुरझाया हुआ। एग्जाम्पल लिख लीजिए, कपास का मलानी रोग, कपास का मलानी रोग, मलानी रोग। लिखिए, अंगमारी, ब्लाइट के नाम से समझाते हैं। देखिए, ब्लाइट आग से संबंधित है ना, तो प्रभावित अंग झुलसा हुआ दिखाई देगा, बस लिखिए, प्रभावित अंग झुलसा हुआ, प्रभावित अंग झुलसा हुआ। एग्जाम्पल लिख लीजिए, आलू का पछेती अंगमारी रोग, आलू का पछेती अंगमारी रोग। अगला डिजीज लिखिए, मूल विगलन, मूल विगलन, जैसे रूट रोट के नाम से जानते हैं। इसमें जड़ें क्या होगी, नष्ट हो जाती है, जिसके कारण उखेड़ा लग जाता है ना पौधों के, जड़ों के नष्ट होने के कारण मूल विगलन, डैश लगा के लिखिए, जड़ें नष्ट, जड़ें नष्ट। एग्जाम्पल हो जाएगा, हल्दी का मूल विगलन, जड़ें नष्ट, हल्दी का मूल विगलन रोग।
मूल विगलन रोग। लिखिए कैंकर, कैंकर। क्या होता है कैंकर? नींबू पर देखा होगा आपने, भूरे रंग का ना धब्बा सा दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैंकर के नाम से जानते हैं। टेस्ट लगा के लिखिएगा। प्रभावित भाग में मृत क्षेत्र बनना, प्रभावित भाग में मृत क्षेत्र बनना, मृत क्षेत्र बनना। जैसे नींबू का कैंकर रोग, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? बैक्टीरिया है या फिर वायरस है? बैक्टीरिया। और लास्ट लिख लीजिए आसिता, मिल्ड्यू के नाम से इसे जानते हैं, आसिता। डैश लगा के लिखिएगा इसमें। रोगजनक पादप की बाहरी सतह पर वृद्धि करते हैं, रोगजनक के पादप की बाहरी सतह पर वृद्धि करते हैं, बाहरी सतह पर वृद्धि करते हैं। गेहूं का चूर्णील आसिता, आसिता। तो इस रोगजनक की वृद्धि के कारण धब्बे से बनने शुरू हो जाते हैं। गेहूं का चूर्णील आसिता। तो ये अपना तीसरा प्रकार हो गया। कौन सा? रोग के लक्षण के आधार पर। अगला प्रकार लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ होस्ट, परपोषी के प्रकार के आधार पर, परपोषी के प्रकार के आधार पर। परपोषी क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, क्या है? उसके आधार पर, परपोषी के प्रकार के आधार पर। यहाँ बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी किस में आते हैं? रोगजनक या रोग कारकों में आते हैं। अपने को किसका प्रकार देखना है? परपोषी का, होस्ट का प्रकार देखना है ना। तो पौधा किस प्रकृति का है? तो लिखिए नंबर 1 लिखिए, धान्य रोग। धान्य रोग कौन से हो जाएंगे? अनाज में होने वाले रोग, धान्य रोग। ऐसे लगा के लिखिए, अनाज में होने वाले रोग, अनाज में होने वाले रोग। दूसरा प्रकार लिखिए, चारा फसल रोग। चारा फसल रोग। दस लगा के लिखिएगा, घास, घास या पशु खाद्य, घास या पशु खाद्य पादपों में आने वाले रोग। ये बरसीम वगैरह जो बीजते हैं ना, वो अपने ज्वार वगैरह पशुओं को खिलाने के लिए, उसमें आना। घास या पशु खाद्य पादपों में आने वाले रोग। अगला प्रकार लिखिए, मूल फसल रोग, रूट क्रॉप डिजीज। मूल फसल रोग। तो ये कहाँ होगा? जड़ में। तो लिखिए जड़ों में आने वाला रोग, जड़ों में आने वाला रोग। और फिर लिखिए बागान फसल रोग। ये कहाँ होगा? बाग बगीचों के अंदर पाए जाने वाले फल वृक्षीय पादपों पर बागान फसल रोग। बागान फसल रोग। टेस्ला की लिखिए, बाग बगीचे की फसलों में आने वाला रोग, फसलों में आने वाले रोग।
पांचवा प्रकार लिखिए, प्राप्ति स्थान के अनुसार। प्राप्ति स्थान के आधार पर, प्राप्ति स्थान के आधार पर। पहला प्रकार लिख लीजिए, विशेष क्षेत्रीय या स्थानिक, एंडेमिक के नाम से इसे हम जानते हैं। विशेष क्षेत्रीय या स्थानिक, एंडेमिक डिजीज, इंग्लिश वाला टर्म्स याद रखना, एंडेमिक डिजीज किसे कहेंगे? ये लंबे समय तक किसी एक पर्टिकुलर राजस्थान के अंदर कोई डिजीज हो रहा है ना, तो वो राजस्थान के फसली पादपों को ही लंबे समय तक क्या करेगा, प्रभावित करेगा, तो उसे हम क्या कह देंगे, विशेष क्षेत्रीय कह देंगे। तो ऐसे लगा के लिखिए, किसी विशेष भूभाग पर, किसी विशेष भूभाग पर कई वर्षों तक निरंतर होने वाला रोग, होने वाला रोग के रोग का प्रसार, इसी में लिखना, रोग का प्रसार जंगली परपोषियों या फसलों के अवशेष द्वारा, रोग का प्रसार जंगली फसलों या फसलों के अवशेष द्वारा नए पादपों में होता है, नए पादपों में होता है, नए पादपों में होता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, प्याज का कंड रोग और आलू का अगेती अंगमारी, आलू का अगेती अंगमारी। और दूसरा प्रकार लिखिए, महामारी, पादप महामारी रोग, एपिडेमिक के नाम से इसे हम जानते हैं, या एपीफाइटोटिक महामारी या पादप महामारी रोग। पादप महामारी रोग, एपीफाइटोटिक, एपीफाइटोटिक डिजीज। तो देखिए, ये पूरे क्षेत्र विशेष को अपने चपेट में ले लेती है, जिसके कारण उस क्षेत्र के आसपास जितनी भी फसली पौधे होते हैं उसी प्रजाति के सारे क्या हो जाते हैं, रोग के कारण नष्ट हो जाते हैं। डस लगा के लिखिए, बड़े क्षेत्र में विनाशकारी रूप से फैलने वाले लोग, बड़े क्षेत्र में विनाशकारी रूप से फैलने वाले रोग, फैलने वाले रोग जो अनुकूल स्थितियों कॉमा लगा के लिखी, रोग जनकों की अधिक मात्रा
तथा बड़े क्षेत्र में रोगग्राही परपोषी की उपस्थिति, बड़े क्षेत्र में रोगग्राही परपोषी की उपस्थिति के कारण फैलती, के कारण फैलती, उपस्थिति के कारण फैलती। देखिए बहुत सारे पौधे प्रेजेंट है, प्रपोषी पौधे प्रेजेंट है, तो वो आसानी से अपने अंदर क्या कर लेंगे, रोग कारकों को ग्रहण कर लेंगे। बड़ी संख्या में जब रोग कारक प्रेजेंट होते हैं तो भी वो तेजी से रोग को फैलाते हैं। जैसे गन्ने का लाल विकलन, रेड रोट ऑफ शुगरकेन, गन्ने का लाल विकलन, और आलू का पछेती अंगमारी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अगेती अंगमारी जो होता है ना, वो तो होता है अपने शॉर्ट टर्म वाला, विशेष क्षेत्रीय वाला, स्थानिक होता है। जबकि लेट ब्लाइट किस में आता है, महामारी में आता है। कोमल आके लिखिए, कीट रस्ट रोग, कीट या रस्ट रोग। तो विशेष क्षेत्रीय किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि महामारी पूरे क्षेत्र के पादपों को अपने चपेट में ले लेती है। पछेती आलू का अंगमारी जो पछेती रोग है वो, और कीट रोग इस श्रेणी में मुख्य रूप से शामिल किए जाते हैं। गन्ने का जो रेड रोट रोग है वो भी इसी महामारी या पादप महामारी डिजीज के अंतर्गत आता है। तीसरा प्रकार लिखिए इसमें, कदाचनिक रोग, स्पोरेडिक डिजीज। कदाचनिक क्या होंगे, कभी कभार होंगे, ठीक है। दस लाख लिखिए, ये रोग कभी कभी यहाँ वहां पाए जाते हैं, कभी कभी यहाँ वहां पाए जाते हैं। मतलब अर्थ समझ रहे हो ना, ये स्थानीय भी हो सकते हैं और फैल गए तो ये महामारी के रूप में भी विकसित हो सकते हैं। कभी कभी यहाँ वहां पाए जाते हैं, जो एक क्षेत्र के लिए स्थानिक, एक क्षेत्र के लिए स्थानिक, जबकि दूसरे क्षेत्र के लिए महामारी के रूप में हो सकता है। एक क्षेत्र के लिए स्थानिक, जबकि दूसरे क्षेत्र के लिए महामारी के रूप में हो सकता है। जैसे उत्तरी यूरोप के कुछ भागों में, उत्तरी यूरोप के कुछ भागों में आलू का पछेती अंगमारी स्थानिक होता है, स्थानिक होता है। आलू का पछेती अंगमारी स्थानिक होता है, ब्रैकेट में लिख लेना, कुछ समय मौसम अनुकूल रहने के कारण, कुछ समय मौसम अनुकूल रहने के कारण आलू का पछेती अंगमारी स्थानिक होता है, जबकि यही रोग मिसिसिपी घाटी के ऊपरी भाग में, मिसिसिपी घाटी के ऊपरी भाग में
तथा गल्फ देशों में शीतकालीन फसल में महामारी का रूप ले लेता है। शीतकालीन फसल में महामारी का रूप ले लेता है। महामारी का रूप ले लेता है। मिसिसिपी तथा गल्फ देशों में शीतकालीन फसल में महामारी का रूप ले लेता है। तो देखिए ये कुछ एक क्षेत्रों के लिए जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है ये स्थानीय है, जबकि कुछ दूसरे प्रदेशों के लिए क्या हो जाएगा, महामारी हो जाएगा। तो ये दोनों ही प्रकार की स्थितियां धारण करके रखते हैं। इन्हें हम क्या कह देंगे, स्पोर्डिक डिजीज के नाम से जानते हैं। चौथा और अंतिम कौन सा, पांचवा छठा कौन सा प्रकार, 5 हो गए ना। छठा और अंतिम प्रकार लिखिए, संक्रमण या रोग कारकों के आधार पर। संक्रमण या रोग कारकों के आधार पर छठा और अंतिम प्रकार है संक्रमण या रोग कारकों के आधार पर। रोग कारकों के आधार पर तो देखिए कुछ डिजीज संक्रामक हो सकते हैं और कुछ असंक्रामक हो सकते हैं। तो संक्रमण के आधार पर 2 प्रकार हो जाएंगे, ठीक है। 10 लगा के लिख लीजिए, परजीवी या संक्रामक, और दूसरे हो जाएंगे नॉन पैरासाइटिक और नॉन इन्फेक्शियस। अपरजीवी या असंक्रामक, अपरजीवी या असंक्रामक। अपरजीवी या असंक्रामक। अपरजीवी या असंक्रामक, तो ये 2 प्रकार हो गए इनके। लिखिए संक्रामक, संक्रामक 10 लगा के लिखिए। ये परजीवी रोग कारकों द्वारा, ये परजीवी रोग कारकों द्वारा एक पादप से दूसरे पादप तक, एक पादप से दूसरे पादप तक संचरण करते हैं, संचरण करते हैं, संचरण करते हैं। जैसे जीवाणु, कवक, वायरस, माइकोप्लाज्मा, निमेटोड्स, परजीवी पुष्पी पादपों, परजीवी पुष्पी पादपों से उत्पन्न रोग, से उत्पन्न रोग, उत्पन्न रोग। तो देखिए परजीवी या पैरासाइट के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, जो जब पैरासाइट एक प्लांट से सामान्य प्लांट पर गमन करेगा, स्थानांतरित होगा, उसके साथ ही रोग का क्या हो जाएगा, संचरण हो जाएगा। तो ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक डिजीज उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। फिर लिखिए अपरजीवी या असंक्रामक, अपरजीवी या असंक्रामक, असंक्रामक 10 लगा के लिखिए। ये पोषण अभाव, न्यूट्रिएंट कोई कमी हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह, मैग्नीज वगैरह की कमी हो गई, इसके कारण पोषण अभाव, कोमा लगा के लिखिए। पर्यावरणीय परिवर्तन,
पर्यावरणीय परिवर्तन, जैसे तापमान, प्रकाश, मृदा आर्द्रता, सोइल ह्यूमिडिटी, मृदा आर्द्रता में अवांछित परिवर्तन, खनिज आवेश, मृदा के पीएच मान में परिवर्तन, मृदा के पीएच मान में परिवर्तन, क्या होता है पीएच मान? अम्लता और क्षारीयता का मात्रा। पीएच मान में परिवर्तन, ऑक्सीजन की कमी आदि के कारण उत्पन्न होते हैं, जो सामान्यतः एक पादप से दूसरे पादप में संक्रमण नहीं फैलाते, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका प्लांट डिजीज क्लासिफिकेशन, पादप रोग वर्गीकरण, ठीक है। प्लांट